डियर स्टूडेंट, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि रासायनिक साम्य। ज़्यादातर जब हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो कुछ अभिक्रिया हमें ऐसा लगता है कि पूर्ण हो रही है, कुछ अभिक्रिया हमें ऐसा लगता है कि वो आंशिक रूप से पूर्ण हो रही है, यानी पार्शियली कंप्लीट हो रही है, और कुछ अभिक्रिया हमें ऐसा लगता है कि अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं और वापस से जो उत्पाद है पुनः अभिकारक के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो जब भी हम इस प्रकार की अभिक्रियाओं को देखते हैं कि जिस में अभिकारक के अणु उत्पाद के अंदर बदलते हैं और उत्पाद के अणु पुनः अभिकारक के अंदर बदलते चले जाते हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम ये कहते हैं कि साम्य अवस्था मिल गई है। तो इस प्रकार इसी के आधार पर कि जब अभिक्रियाएं दो डायरेक्शन के अंदर होती हैं, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो और उन दोनों प्रकार की अगर जो अभिक्रिया हैं, अगर उनकी रेट जो है उसमें कुछ हमें सिमिलरिटी मिल जाती है, तो हम ये कहते हैं कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था से क्या तात्पर्य है वो हमारा, कि अभिकारक के अणु उत्पाद के अणु के अंदर परिवर्तित होंगे और उत्पाद के अणु पुनः जो है वो अभिकारक के अणु के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे, और उस स्थिति के अंदर एक ऐसी साम्यावस्था मिलेगी जब हमें ऐसा लगेगा कि न रिएक्टेंट के जो अणु है अभिकारक के अणु है, न तो वो उत्पाद बना रहे, नहीं उत्पाद के अणु जो है वो वापस रिएक्टेंट के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर हमें ऐसा लगभग हम ये कह सकते हैं, हमें ऐसा लगता है कि दोनों की जो सांद्रता है लगभग स्थिर सी हो गई है। उस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं, और उसी के अंदर जो स्थिरांक हमको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अग्र अभिक्रिया है, दूसरी पश्च अभिक्रिया है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है, दूसरी बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इसी आधार पर कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न हो रही है, उसको हमने दो भागों के अंदर डिवाइड किया। पहला है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर अग्र और पश्च अभिक्रिया दोनों की गति समान है, if the rates of the forward and backward reaction are similar, then the reactions are known as reversible reaction। उन अभिक्रियाओं को जिनमें अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की गति समान होती है, हम उनको उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करती हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर, एक ही दिशा के अंदर संपन्न होती हैं, यानी कि अभिकारक के अणु जो है सिर्फ उत्पाद के अंदर ही परिवर्तित होते हैं, तो उसको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन का हमारा तात्पर्य यह है कि जो रिएक्टेंट के अणु है वो अभिक्रिया कर उत्पाद के अणु बनाएंगे, और उत्पाद के अणु पुनः इंटरैक्ट करके, पुनः अभिक्रिया करके वापस से अभिकारक के अणु बना लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभिकारक के अणु A और B हैं। ये A और B इंटरैक्ट करके, कोलाइड करके C और D उत्पाद के अणु बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि C और D पुनः इंटरैक्ट कर रहे हैं और ये वापस से A और B बना रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही हैं। पहली तो फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी है। दूसरी और ये बैकवर्ड रिएक्शन पश्च अभिक्रिया जिसके अंदर C प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस बी है। और ऐसी जब स्थिति आ जाती है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, तो उस स्थिति के अंदर हम ये कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, साम्यावस्था है, वो यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। यानी कि KF इज इक्वल टू KB, दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो KF इंटू A इंटू B विल बी इक्वल टू KB इंटू C प्लस D। जैसा कि हमने काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, KF इंटू रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, और अगर बैकवर्ड रिएक्शन की रेट निकालना चाहते हैं तो KB मल्टीप्लाई बाय C इंटू D। तो अगर KF इंटू A इंटू B कर दें हम, दैट वुड बी इक्वल टू KB इंटू C इंटू D। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इनको भी दो भागों के अंदर बांटा गया है। पहला है होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है हेटेरोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये क्लासिफिकेशन जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का, यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है होमोजेनस, यहाँ हमने लिखा है हेटेरोजेनस, यानी कि ये जो मीडियम है उसकी होमोजेनिटी या हेटेरोजेनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मीडियम जो है, माध्यम है, वो समांग है या वो विषमांग है। अगर समांग होगा, यानी कि अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो प्रावस्था है, यानी कि ठोस, लिक्विड या गैस,
तीनों अगर प्रावस्थाओं में से कोई भी प्रावस्था हम लेते हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रावस्थाएं सेम है तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अगर फेजेस डिफरेंट है, प्रावस्थाएं अगर अलग अलग है, दो या दो से अधिक है, तो उस स्थिति के अंदर हम इसको बोलते हैं विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी कि हेट्रोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांगी रिवर्सिबल रिएक्शन, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसा कि हमने अभी कहा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ही एक ही प्रावस्था के अंदर उपस्थित हो, समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। आप यहाँ पर एग्जांपल्स दे सकते हैं इनके, जैसे हमने N2O4 है, ये गैसियस प्रावस्था के अंदर है, ये परिवर्तित हो रहा है NO2 के अंदर। NO2 की भी जो प्रावस्था है वो यहाँ पर गैसीय है, तो दोनों जो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रावस्थाएं यहाँ पर गैस है, और ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगाया है कि अग्र भी हो रही है, यहाँ पर पश्च भी हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये गैसीय प्रावस्था के अंदर है, ये डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 के अंदर। दोनों की प्रावस्था यहाँ पर गैसियस है, यानी कि रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद अगर दोनों की प्रावस्थाएं गैसियस ही हैं और ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो इसको हम बोलेंगे समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसी प्रकार अमोनिया का बनना आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो कि गैसियस प्रावस्था के अंदर है, हाइड्रोजन ये भी गैसियस प्रावस्था के अंदर है, सो N2 + 3H2 = 2NH3, वो भी अगेन गैसीय प्रावस्था में है। चूंकि दोनों की प्रावस्थाएं सेम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरे प्रकार का हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हेट्रोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रावस्था है वो सॉलिड है, ठोस है। जब ये बंद पात्र के अंदर डिकम्पोज हो रहा है, अगर हम ये कहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रावस्था भी ठोस है, लेकिन जो इसमें गैस बन रही है CO2, उसकी प्रावस्था गैसियस है, गैसीय प्रावस्था के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनकी प्रावस्थाएं भिन्न भिन्न है, और जब दो या दो से अधिक अगर प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन। इसी प्रकार यहाँ पर हम HgO ले रहे हैं, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसकी ठोस प्रावस्था है, ये भी डिकम्पोज होकर मरकरी बना रहा है, मरकरी की यहाँ पर लिक्विड प्रावस्था है। ऑक्सीजन गैसीय प्रावस्था में है, क्योंकि अगेन अब दो से अधिक यहाँ पर प्रावस्थाएं एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्विलिब्रियम भी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे हेट्रोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शंस। हम एक इसी प्रकार का एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि हमने A + B = C + D, यानी कि इथेनॉल हमने यहाँ पर लिया और एसिटिक एसिड लिया, और अगर हम इसका एस्टरीकरण करा रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ये एस्टर बनाता है, वाटर बनाता है। इस प्रकार जो अग्र अभिक्रिया है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसमें इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल, एसिड का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर एस्टर बना रहा है और वाटर बना रहा है। यहाँ पर हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्राफ में इस के द्वारा इंडिकेट की है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, जब ये अभिक्रिया हो जाती है, तो ये जो उत्पाद है इसका पुनः हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये इथेनॉल और एसिटिक एसिड बना रहा है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हुई। इस बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को हम इस प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि गतिज साम्य। गतिज साम्य का क्या मतलब हुआ कि इस स्थिति के ऊपर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है दैट वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा, और अभिक्रिया की इस स्थिति के अंदर ये संतुलित अवस्था के अंदर आ जाती है, और इस स्थिति के अंदर तंत्र में आभासी रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि हम इसको डिस्टर्ब ना करें। तो इस प्रकार हमें ऐसा लगता है कि अभिक्रिया यहाँ पर ऑलमोस्ट रुक सी गई है, जबकि यहाँ पर अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया का जो वेग है वो बिल्कुल समान हो जाता है। अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया जो है समान वेग से जब चलती हैं, तो ये संतुलित अभिक्रिया बन जाती है, और इसी को हम गतिक साम्यावस्था के अंदर कहते हैं, यानी कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम। दूसरे प्रकार की जो हमने रिएक्शंस बताई थी, इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो
सिर्फ उत्पाद ही बनाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर कंबशन रिएक्शन, इसको हम सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। कंबशन जैसे कि दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर अगर इनका दहन किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन गैसीय प्रावस्था में भी हो सकता है, किसी अन्य प्रावस्था में भी हो सकता है। ऑक्सीजन यहाँ पर गैस है और CO2 जो है वो भी गैसीय प्रावस्था में, अगर वेपर भी बन सकता है वाटर का और लिक्विड भी बन सकता है। तो इसका हम प्रावस्था से कोरिलेट ना करके सिंपली हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही दिशा के अंदर चलते हैं, यानी कि यहाँ पर सिर्फ अग्रिम अभिक्रिया ही होती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक साम्य है उसको हमने दो भागों के अंदर बांट दिया। पहला हमने बोला समांगी, दूसरा हमने बोला विषमांगी। अगर इक्विलिब्रियम में एक ही प्रावस्था होती है तो उसको हम बोलेंगे समांगी इक्विलिब्रियम, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। और अगर एक से अधिक प्रावस्थाओं के अंदर कोई साम्य स्थापित होता है तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। और इन्हीं इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट्स के आधार पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी के मध्य में हम रिलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके मध्य में क्या संबंध है और किस प्रकार से ये परिवर्तित होता है।